जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्लास। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। जस्ट लेट मी ओपन द बुक प्लीज। ठीक है, मैंने आपका असाइनमेंट भी पोस्ट कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्टिंग कर दी थी। असाइनमेंट इज नाउ अवेलेबल इन योर एलएमएस और ये मैंने रिलीज पिछले पीर को ही कर दिया था। नेक्स्ट मंडे इज द ड्यू टाइम इज 10 AM और उसी दिन जो आपकी 10:30 वाली क्लास है नेक्स्ट मंडे को, उसमें आपका क्विज वन भी होगा फ्रॉम चैप्टर वन। ठीक है, तो चैप्टर वन इज एवरीथिंग वी डिड बिफोर द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो मेक श्योर यू डू अ प्रिपरेशन फॉर द क्विज व्हेन यू कम इन द मंडे क्लास। और बिल्कुल क्लास के शुरू में ही क्विज होगा, प्लीज बी पंक्चुअल इन द क्लास। मैं ये टेक्स्ट बुक खोल लूँ ताकि हम टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकें। खोल गई है text book, हम कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, ठीक है, मैं आपके सामने इसको फ्लैश भी कर देता हूँ टेक्स्ट बुक को। ठीक है, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम चैप्टर 2 और स्पेसिफिक पेज नंबर जो है वो वी आर अराउंड पेज 73। ठीक है, आज जो हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, ठीक है, द डेरिवेशन इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस इज ऑन पेज 73। ठीक है, उसके बाद हम एक इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे विच इज एग्जांपल 2.1। ठीक है, तो एग्जांपल 2.1 हम आज सॉल्व करेंगे और जो एक हम इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं वो पेज 73 है। तो वी आर नियर अबाउट पेज 73 ऑन चैप्टर 2। चैट विंडो में कुछ एक्टिविटी है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। और इंशाल्लाह ताला अब आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट की ये नोटिफिकेशंस आ गई हैं कि 15 से यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। तो इस सिलसिले में फिर आपको बता दिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट री ओपनिंग डेट क्या है, ताकि आप पहले से अगर आप अपने शहरों में चले गए, if you are belonging outside of Karachi, तो आप ताकि अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली के एग्जैक्टली बच्चों ने कैंपस पे कब रिपोर्ट कर। ठीक है, मेरी आवाज अभी सबको क्लियर आ रही है? उस्मान की तरफ से कंप्लेन है सिर्फ। ठीक है, बाकी सब यस सर, बच्चे आ रही लोग। है। ठीक है उस्मान, आप यार अपना चेक करें नेट का। आपने वैसे भी मुझे बताया था कि आपके इलाके में नेट के इश्यूज आ रहे हैं और आप क्लास भी नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो मैं कीट में ही बैठा हूँ इसलिए। तो कीट का नेट इज हैविंग अ वेरी हाई बैंडविड्थ। तो मैं अपने घर से जब क्लास लेता हूँ तो वो कभी कभार फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। लेकिन युवानो सुमेर आवाज में थोड़ा ठीक है, चले कोई बात नहीं। एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल कर ही देता हूँ। मैंने पिछली तमाम सर क्लास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो सर सादत साहब से मैंने बात की सर, वो अभी तक मेरा कोर्स नहीं हो रहा सर। मैं आपसे क्लास उन के लोगों बाद को बात करता हूँ। मैंने आपकी देख ली थी व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, क्लास का टाइम ठीक है, जाया नहीं करते, तो क्लास के बाद मैं आपसे बात करता ओके हूँ। ठीक है ओके ना? सर, ओके। अच्छा, तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो ये था कि वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की एक प्राइमरी साइड होती है, एक होती है सेकेंडरी साइड। और प्राइमरी साइड को हम एक्साइट करते हैं बाय यूजिंग एन एसी सोर्स। और क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर में लिपटे हुए होते हैं दोनों वाइंडिंग, तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इन दोनों को आपस में लिंक कर रही होती है। और ड्यू टू द फैक्ट कि हमने इसको एसी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये फ्लक्स कॉन्स्टेंटली अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। कभी ये साइड नॉर्थ,
तो ये साइड साउथ, कभी ये साइड नॉर्थ, तो ये साइड साउथ। इसकी वजह से जब फ्लक्स इसके अंदर बदलता रहता है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस इज आल्सो लाइक अ पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स, जिससे हम कोई अपना लोड ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अ की थिंग टू नोटिस that there is electrical isolation between the primary side and the secondary side. ठीक है, there is only magnetic coupling। ठीक है, तो magnetic field की coupling होती है, but there is no electrical connection between the primary side and the secondary side। ठीक है, तो एक मैंने आपको जो लास्ट जिस नोट पे हमने क्लास को ओवर किया था वो ये था कि अगर मैं इस साइड को ओपन सर्किट छोड़ देता हूँ तो क्या प्राइमरी साइड पे जो करंट है क्या वो जीरो होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था नहीं, वो कुछ करंट जो है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल क्वांटिटी फ्लो कर रही होती है। ठीक है, और वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी इसलिए फ्लो कर रही होती है कि वो इस मैग्नेटिक कपलिंग को पॉसिबल कर सके। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई लोड भी नहीं लगा हुआ है, ये भी समझ में आ रहा है। आई एस विल डेफिनेटली डेफिनेटली भी जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो क्या अगर मैं कोई लोड इससे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। ठीक है, तो अगर मैंने पावर आउट जीरो कर दी है, ठीक है, मैं कोई लोड ही नहीं लगाया हुआ, तो क्या पावर इन भी जीरो हो जाएगी, यानी क्या क्या आईपी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सर्किट के अंदर जो लोड्स आपके पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका एक्चुअल लोड है जो सेकेंडरी साइड पे लगाएंगे आप। ठीक है, जो कि सेकेंडरी साइड पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो एक्चुअल लोड है। ठीक है, दूसरा जो लोड है वो एक्चुअल लोड नहीं है। ठीक है, बट दिस इज अ लोड ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे भी कोई चीज नहीं लगाई हुई तब भी ये मैग्नेटिक कपलिंग तो हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो लिंक हो रही है बाय द सेकेंडरी साइड बाय द सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का आपने एक दो एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि ये फ्लक्स को एयर में नहीं जाने देता है। ठीक है, पूरे का पूरा उसको सॉफ्ट आयरन में कन्फाइन करके प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड के अंदर लिंक कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब जब ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के दरम्यान में ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, तो इसकी वजह से कुछ लीकेज करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लीकेज करंट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कोर के अंदर। ठीक है, तो कोर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो विद इन द कोर ऑल्सो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मामूली से करंट्स जनरेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, एडी करंट्स जनरेट होते हैं, और कोई भी करंट जनरेट होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जब ये एडी करंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं तो इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट यानी कि कुछ पावर आपकी इस्तेमाल हो रही होती है। तो ऑल्दो ये वाला लोड नहीं है तब भी मैग्नेटिक सर्किट की वजह से आपको एक परसीव लोड नजर आ रहा है जिसमें एडी करंट्स नहीं और लॉसेस नहीं है, जिसकी वजह से एक नेग्लिजिबल सा आईपी ट्रेवल करता है। और जब आप इधर लोड एक्चुअल लगा ही देंगे तो क्या होगा, ये भी अवेलेबल हो जाएगा और ये भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आई एस फिर नॉन जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, आई एस विल बी समथिंग हाई अकॉर्डिंग टू द लोड, एंड आई पी विल ऑल्सो बी वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, तो आपका जब ये कोई लोड नहीं भी अटैच करते हैं तो मामूली से ये जो मैग्नेटिक सर्किट के लॉसेज हैं वो मेकअप करने के लिए एक नेग्लिजिबल सा प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट थिंग इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जरा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स क्लियर दिस ड्राइंग। ठीक है, अब मैंने जो कल एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो ये था कि आपका नॉर्मली एक जनरेटर लगा होता है जो शहर से बहुत दूर होता है, और ये आपका शहर है। ठीक है, शहर के अंदर आपकी सारी अप्लायंसेस 220 वोल्ट में जनरेट चल रही होती है। जनरेटर आपका जो भी वोल्टेज जनरेट करता है लो वोल्टेज। ठीक है, इसको आप
लेट्स से लो वोल्टेज है कोई भी समथिंग लाइक 220 वोल्ट्स या 440 वोल्ट्स, लो वोल्टेज को अगर आप शहर तक लेके जाएंगे तो आपका ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक ट्रांसफार्मर के जरिए इसको स्टेप अप कर देते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इस लो वोल्टेज को स्टेप अप करके आप कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, 132 किलो वोल्ट, 64 किलो वोल्ट, इवन 500 किलो वोल्ट भी इस्तेमाल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन पे कवर कर रहे हैं। ये वैल्यू भी पॉसिबल है, आप इसको 500 किलो वोल्ट तक भी ले आ सकते हैं, आप इसको 132 किलो वोल्ट तक भी ले आ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है, और ये आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े आपके ऐसे टावर्स लगे होते हैं, आपको रंगी में भी आते हैं, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं और इसमें तरह से 3 हाई टेंशन वायर जो कहलाते हैं, इसको एच टी लाइन या हाई टेंशन लाइन कहते हैं। और हाई टेंशन लाइन इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है। और अक्सर अगर आप कीट के गेट के पास जाते हैं जहाँ पे ये टावर्स लगे, तो अक्सर आपको स्पार्किंग नॉइज भी आती है। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा, स्पेशली जब आप कीट के गेट के पास ऐसे टावर्स के नजदीक जाते हैं तो आपको एक स्पार्किंग नॉइज सुनाई देती है। स्पार्किंग क्यों हो रही होती है, ऑल दो इन हाई टेंशन के कंडक्टर्स के दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन ये इतना हाई वोल्टेज होता है कि ये जो इसके दरमियान में एयर की इंसुलेशन होती है, ये उसको भी तोड़ रहा होता है। ठीक है, ऑल दो यू नो दैट एयर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि ये इतना हाई वोल्टेज है, तो ये एयर को भी एक तरह से उसकी इंसुलेशन को तोड़ रहा होता है, और मामूली सा इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की तरह का इफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको स्पार्किंग की नॉइज आती है। और दो के इन कंडक्टर्स में बहुत हाई सेपरेशन रखी जाती है, जो आपके घरों के पास 220 वोल्ट पे तार जा रहे होते हैं, वो तो ऐसे करीब करीब जा रहे होते हैं। ठीक है, आपके घर के पास जो 3 फेज कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आपके घर में 4 तार जा रहे होते हैं, एक पहले फेज का, एक दूसरे फेज का, एक तीसरे फेज का, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 फेज और 2 फेज और 3 फेज क्या होते हैं, इसी जनरेटर के ऊपर 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो जनरेटर की वाइंडिंग्स होती है उसमें आप 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स लगा देते हैं। तो एक पेयर से फर्स्ट फेज आ रहा है, एक पेयर से सेकंड फेज आ रहा है, और एक पेयर से थर्ड फेज आपके पास आ रहा है। इन फेज के दरमियान में क्या फर्क होता है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ फेज शिफ्ट होते हैं इनके अंदर। पहला फेज अगर ऐसे जा रहा है, दूसरा फेज ऐसे जा रहा है, और जो तीसरा फेज है वो मे भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इन तमाम जो फेज होते हैं इसमें आपके पास फेज शिफ्ट होता है 120 डिग्री। ठीक है, पहले और दूसरे के दरमियान में, दूसरे और तीसरे के दरमियान में, और पहले और तीसरे के दरमियान में, सबके दरमियान में जो फेज शिफ्ट होता है वो होता है 120 डिग्री का। ठीक है, सब फेज में कॉमन होती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, और इन तमाम का जो आरएमएस होता है वो 220 वोल्ट। ठीक है, इनका जो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, तो इसकी पीक वैल्यू नहीं होती है। इसकी पीक वैल्यू जो है वो 220 नहीं होती, एसी वोल्टेज जो है ऑल्टरनेटिंग है, लेकिन एक खास चीज होती है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो इसकी जो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ये होती है 220 वोल्ट। और जिन बच्चों ने मुझसे ईएनए पढ़ा है, ये मैंने कैलकुलेशन आपको सब करके दिखाई है कि रूट मीन स्क्वायर और पीक के दरमियान में जो है क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो ये होता है कि पीक वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये वही क्लास है जिसको ईएनए भी मैंने ही पढ़ाया था, तो ये वाली कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे कराई थी यार। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज अ सॉर्ट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, और जो इसकी पीक वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट टाइम्स वी आर एम एस। 220 वोल्ट पे जो इसकी पीक वैल्यू है ये शायद 311 या कुछ इस तरह से होती है। तो इन तमाम की पीक वैल्यू बराबर होगी, इन तमाम की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, या टाइम पीरियड बराबर होगा, सिर्फ आपस में इनका जो फेज शिफ्ट है वो 120 डिग्री होगा। ये जो जनरेटर है, 3 पेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स हैं, तो इनका एंगुलर सेपरेशन होता है। तो जब एक वाइंडिंग अपने मैक्स पे पहुंचेगी तो जरूरी नहीं है कि बाकी की वाइंडिंग भी उसी टाइम पे अपने मैक्स पे पहुंचे। ठीक है, वो अपने मैक्स पे डिफरेंट टाइम पे रीच करती हैं आफ्टर
एंगुलर सेपरेशन ऑफ 120। ठीक है, तो आपके घर में जो ये 3 फेज लाइन आती है, इसके तार फिर भी करीब करीब होते हैं, फिर भी इसमें आपस में स्पार्किंग नहीं हो रही होती, जबकि हाई टेंशन वायर के अंदर इनपे बहुत सेपरेशन की जाती है, फिर भी ये एयर की इंसुलेशन तोड़ रहे होते हैं। तो आप बहुत हाई वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट करते हैं। फायदा क्या होता है, जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट कम होता है। ठीक है, तो व्हेन द वोल्टेज इज हाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं वी आई होता है, तो जब भी आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वी आई का प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहेगा। वी को बढ़ाएंगे तो आई कम हो जाएगा, आई को बढ़ाएंगे तो वी कम हो जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट करंट की वजह से आता है, करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, जिससे एनर्जी लॉस होता है। हम आई को कम कर देते हैं, वी को बढ़ा के आई आपका कम हो जाता है, वी आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? यूजिंग द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आई कम हो जाता है वी को बढ़ाने से। उसके बाद जब हम शहर के पास पहुंचते हैं तो हम 2-3 स्टेजेस में इसको स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। दिस इज स्टेप डाउन, दिस इज स्टेप डाउन। ठीक है, तो पहला ये आपके सब स्टेशन लेवल पे स्टेप डाउन होता है। दूसरा आपके घर के पास जो पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर होता है, अक्सर आप सुनते हैं पीएमटी फट गई, पीएमटी फट गई। तो ये पीएमटी जो है इसके लास्ट लेवल ऑफ स्टेप डाउन होता है। तो आप पहले इसको 132 या 500 किलो वोल्ट से मे बी इसको आप कुछ किलो वोल्ट पे ले जाते हैं, मे बी 32 किलो वोल्ट पे। ठीक है, या 50 किलो वोल्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे ले जाते हैं। तो आपके जो भी मेजर डिस्टेंस कवर्ड होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है, जिसकी वजह से करंट कम होता है। इससे क्या होता है, आपके लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो यही आप चाहते हैं कि कोई भी आपका सिस्टम है उसमें लॉसेस मिनिमाइज हो। ठीक है, तो सर इसी। एक क्वेश्चन था मेरा। जी उस्मान बोले। हाँ सर, ये जो पीएमटी के अंदर इनपुट आती है ये कितने वोल्टेज होते हैं, और क्या ये 3 फेज होते हैं, और आउटपुट भी इसकी 3 फेज होती है? जी 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। इसकी वैल्यूज आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये भी किलो वोल्ट्स में होते हैं। जो पीएमटी पे जाते हैं ना वोल्टेज, पीएमटी की जो प्राइमरी साइड पे, ये आप चेक कर लीजिएगा 16 किलो वोल्ट है या 50 किलो वोल्ट है या 32 किलो वोल्ट है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे याद नहीं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, बट इट इज इन दिस रेंज, टेन्स ऑफ किलो वोल्ट्स की रेंज तक होता है। और फिर उसको 220 वोल्ट पे स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, फिर पीएमटी के बाद जितने भी तार चल रहे हैं आपके, ठीक है, ऐसे जो तार आपके मोहल्ले में चल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, वो सारे 220 वोल्ट कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कहलाता है जनरेशन सिस्टम। ये जो बीच का मैंने सिस्टम का जिसमें आपके हाई वोल्टेज में लेके चलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद 220 वोल्ट पे लेके जो ये फिर खंभों पे चल रहा होता है, इसको कहते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पीएमटी ऑनवर्ड्स आपका चलता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जनाब, इसको ठीक आगे है। लेके चलते हैं हम। अब हम एक एग्जाम्पल करने से पहले एक मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो कि आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, वो ये कि ट्रांसफार्मर का जनरली सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। ये कॉइल जो है ये इसकी प्राइमरी साइड को इंडिकेट कर रहा है, ये कॉइल जो है ये इसकी सेकेंडरी साइड को इंडिकेट कर रहा है। और इसके प्राइमरी साइड के वोल्टेज, प्राइमरी साइड को नॉर्मली एक्साइट किया जाता है, तो वीपी कह दिया, इसको हमने आईपी कह दिया। सेकेंडरी साइड में नॉर्मली आप लोड लगाते हैं, तो हमने आईएस कह दिया, और इस पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है लोड के ऊपर उसको कह दिया वीएस। ठीक हो गया। तो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, अभी हम इसका आइडियल मॉडल देख रहे हैं। आइडियल मॉडल का मतलब है कि अभी हम इसमें लॉसेस वगैरह कंसिडर नहीं करते। लॉसेस किस टाइप के हो सकते हैं? एक तो होते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस इसलिए होते हैं कि ये जो वाइंडिंग होती है ये भी कॉपर मटेरियल की है, और चाहे आपका 99.99% कॉपर वायर भी क्लेम कर रहा हो मैन्युफैक्चरर, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता है उसका, चाहे मिली ओम, माइक्रो ओम में इसकी रेजिस्टेंस हो, तो वो रेजिस्टेंस भी जो है कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस हो। तो अभी हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर जनरेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर लॉसेस नहीं है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस तार के अंदर भी लॉसेज नहीं है। और जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर को नॉर्मली इस तरह से 2 लाइंस लगा के भी इंडिकेट कर दिया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर भी कोई लॉसेज। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी जो एक फॉर्मूला देखते हैं जो लास्ट टाइम देख चुके थे वो ये था कि नंबर ऑफ टर्न
इम्पल्स रेशियो को हम कहते हैं ए, और ए जो है वो बराबर होता है VP over VS, primary side over secondary side, is equal to, sorry, NP over NS, where the number of turns on the primary side is NP, number of turns on the secondary side is NS. This is equal to voltage on the primary side divided by the voltage on the secondary side. अब ये voltage RMS में ऊपर भी RMS होगा, नीचे भी RMS होगा, पीक लें तो ऊपर भी पीक होगा, नीचे भी पीक होगा, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते आपके VP जो है वो RMS में ले लें और VS जो है वो आप पीक में ले लें, तब गलत आ जाएगा। और यहाँ पे ये उलट हो जाएगा, ठीक है, IS ओवर I, यहाँ पे P ऊपर था, यहाँ P नीचे, और उसकी रीजन जो मैंने बताई थी वो ये थी कि पावर हमेशा आपका लिंक होता है VI से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने बराबर रखना होता है, तो अगर V को बढ़ाएंगे तो I घटेगा, V को घटाएंगे तो I बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे VP ज़्यादा है तो यहाँ पे IS ज़्यादा होगा, उसी रेशियो से, इस रेशियो से VP VS से ज़्यादा है, उसी रेशियो से IS IP से ज़्यादा होगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे मैट्रिक इंटर। ठीक है, अब हम जो एक चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये रेट से आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो इस वाइंडिंग की लॉसेस जीरो है, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस हमने कहा जीरो है, इनकी इंडक्टेंस भी होती है, कॉइल होती है तो हमेशा उसकी इंडक्टेंस होती है, इंडक्टेंस को भी हम कह रहे हैं कि वो जीरो है। अभी हम बेसिकली चाह रहे हैं क्या मैं इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में तब्दील कर सकता हूँ, जिसमें ये मैग्नेटिक वाला पार्ट में एलिमिनेट कर दूँ, ये जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, और मुझे कुछ इस तरह की चीज़ दिखे कि ये है VP और ये डायरेक्ट किसी लोड में अटैच है। ठीक है, यानी कि ये जो लोड इधर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना, अब मैं इस करंट को और इस करंट को कह रहा हूँ ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन आ रही है, मैग्नेटिक कपलिंग है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, तो मैं इस साइड की सोर्स को डायरेक्टली इस साइड के लोड से इस तरह से कनेक्टेड दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है ये, तो उसका तरीका एक ये होता है कि I will have to reflect my load from the secondary side to the primary side, यानी कि प्राइमरी साइड को इसकी क्या रिफ्लेक्शन थी। ठीक है, तो क्या दिस इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क है, और इसको प्रूव करने के लिए हमें छोटी सी डेरिवेशन लेके तो पेज 73 पर को, ठीक है, तो वो डेरिवेशन मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इफ यू हैव मेड अ नोट ऑफ दिस तो मैं कुछ पार्ट इसका भी रख दूँ। तो पेज 73 पे इसकी डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन है नोट पे, ठीक है, आई विल रब सम पार्ट। ठीक है, ये चाह रहे हैं हम। अब हमारे पास क्योंकि ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है हमारे पास जो है ये AC सर्किट चल रहे हैं। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों को मैंने ENA कोर्स भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता है कि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, DC सर्किट्स के अंदर ओम लॉ इस्तेमाल किया जाता है, और वही जो AC के अंदर है वो बन जाता है V इज इक्वल टू IZ। हमें पता है कि Z यहाँ पे इम्पीडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि जब AC सर्किट है तो लोड जो है हमारा उसमें भी इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जरूरी नहीं है सिर्फ रेजिस्टिव हो, बल्कि उसके अंदर एक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली अब कह रहे हैं कि जो लोड की इम्पीडेंस है वो है ZL, यहाँ पे लिखते हैं लोड की जो इम्पीडेंस है उसको हम कह रहे हैं ZL, और जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करा के लाऊंगा, रिफ्लेक्ट का मतलब है कि मैं इस मैग्नेटिक कपलिंग को हटा दूंगा या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को हटा के, आई विल अज्यूम कि ये सर्किट में लोड जो है वो डायरेक्टली प्राइमरी साइड के कनेक्टेड है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है मैं उसको कह रहा हूँ ZL डैश। ठीक है, तो मैं ZL डैश अब फाइंड करना चाहता हूँ अगर मुझे लोड की एक्चुअल इम्पीडेंस ZL पता है। ठीक है, तो ये ZL क्या होगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला VS
ओवर आई एस, ठीक है। वी एस मैं कह रहा हूँ लोड का वोल्टेज, आई एस मैं कह रहा हूँ लोड का करंट, जो कि एस का मतलब है सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ पूरे का पूरा लोड पे आ गया, क्योंकि मैंने कहा ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो देयर इज नो ड्रॉप ऑन द वाइंडिंग, सारे का सारा वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो लोड पे आ जाता है। तो ऑल द सेकेंडरी वोल्टेज इज ऑन द लोड, ऑन द सेकेंडरी करंट, वो तो है ही सीरीज में, तो वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, जितना भी होगा सेम ही रहेगा सीरीज में। तो मैंने कहा वी एस ओवर आई एस इज इक्वल टू जेड एल, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड ये फॉर्मूला मैप कर रहे हैं, वी एस ओवर आई एस इज इक्वल टू जेड एल, जो कि हमें पता है एसी के अंदर यही फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस जेड एल डैश और इस जेड एल के अंदर कोई रिलेशनशिप निकाल लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इस जेड एल डैश को अगर प्राइमरी साइड पे रिफ्लेक्ट करके लाऊँ, ये न्यू जेड एल डैश क्या बने। तो उसके लिए हम बेसिकली सिंपल सी हम एक रिलेशनशिप ले लेंगे। तो हमें ये पता है कि जो जेड एल डैश है वो बराबर होगा वी पी ओवर आई, ठीक है। जेड एल अगर इसके बराबर है तो जेड एल डैश बराबर होगा वी पी ओवर आई पी के, क्योंकि अब मैं जेड एल डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जेड एल ऑन द प्राइमरी साइड, ठीक है। तो ये जेड एल वो नहीं बचा, ये कुछ और ट्रांसफॉर्म होकर जेड एल डैश बन जाएगा, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप को obey करेगा वी पी ओवर आई। जो ओरिजिनल जेड एल था, क्योंकि वो सेकेंडरी साइड पे एक्सेस कर रहा था, तो सेकेंडरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के करंट को obey कर रहा था, और जो उसकी रिफ्लेक्टेड वर्जन है जिसको मैं प्राइमरी साइड पे ले गया हूँ, जो ओरिजिनल सेकेंडरी साइड पे, तो अगर मैं उठा के प्राइमरी साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये अब प्राइमरी साइड के पैरामीटर को obey करेगा। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज इस जेड एल डैश और इस जेड एल के दरमियान में कोई रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश करना। तो उस रिलेशनशिप के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, आई नो दैट जेड एल डैश इज इक्वल टू वी पी ओवर आई पी, लेकिन ये वी पी किसके बराबर है, वी पी इज इक्वल टू ए टाइम्स वी एस फ्रॉम हेयर। हाँ डायरेक्टर આવશે જુનિયર ડાયરેક્ટર હું ને 17 સ્કેલ જો वो होना है यूनिट अठो जो यूनिवर्सिटी रोड ते हलना हूं प्लीज एना माइक्स नो ना अपने ऑफ करो कर दें, प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दें। अगर आपस में आप गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ माइक ऑन करें क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, वीपी जो है वो यहाँ से आपके पास आ गया, इट इज इक्वल टू ए टाइम्स वी एस, ठीक है। वीपी इज इक्वल टू ए टाइम्स वी एस कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। वीपी ओवर वी एस इज इक्वल टू ए, देन वीपी इज इक्वल टू ए टाइम्स वी एस। सिमिलरली IP is equal to IS over A, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, IP is equal to IP को सब्जेक्ट बनाएंगे तो IS over A आ जाएगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आपके पास पहली वाली चीज आ गई, EP is equal to A times VS, और दूसरे वाले से आपके पास आ गई IP को इधर ले जाऊंगा तो A इधर आ जाएगा, IP is equal to IS over A, ठीक है। now putting this in here, तो ये ZL dash क्या बन जाएगा, ZL dash बन जाएगा A times VS divided by IS over, तो ZL dash क्या बन जाएगा, ZL dash बन जाएगा, ये A ऊपर आके ये स्क्वायर कर देगा इसको, A स्क्वायर टाइम्स VS ओवर IS, बट VS ओवर IS इज इक्वल टू ZL, ये बराबर हो गया A स्क्वायर ZL, ठीक है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक श्योर यू एब्जॉर्ब दिस, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये डेरिवेशन तो कर ली, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब या टेक होम मैसेज क्या है, इसका टेक होम मैसेज ये है कि हम कभी भी ट्रांसफॉर्मर्स को जब एनालाइज करते हैं तो ये मैग्नेटिक कपलिंग या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हमें कुछ बॉदर करती है, ये बॉदर करती है कि हम सर्किट्स जितने भी सॉल्व करने की तरकीब सीखते हैं उसमें लोड और सोर्स डायरेक्ट अटैच होने चाहिए,
ठीक है, हमने ENA का कोर्स भी पढ़ा, आपने उससे पहले NCA का कोर्स भी पढ़ा। सर्किट के अंदर कोई आइसोलेशन होता है, वोल्टेजेस होते हैं, करंट्स होते हैं, वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे होते हैं, डिफरेंट लोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा नया कंसेप्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो जाता है लोड साइड और सोर्स साइड, और मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू एनर्जी लिंक होती है। तो पावर कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होती है जाके, की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर मैं इसमें सर्किट्स के रूल्स लगाना चाहूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सोर्स और लोड एक ही सर्किट में जुड़ जाए। तो उसकी तरकीब जो मैंने अभी निकाली वो ये निकाली, इस लोड की मैं रिफ्लेक्शन अगर देखूँ कि प्राइमरी साइड को ये लोड कैसा दिख रहा है, तो ये एक सर्किट में तब्दील हो जाएगा। उसके लिए हमने ये एक सिंपल सी रिलेशनशिप यहाँ से निकाली, और जिसका टेक होम मैसेज है कि अगर सेकेंडरी साइड पे लोड है तो उसको प्राइमरी साइड पे रेफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर से ज़रूर दे दूंगा, वेयर ए इज दिस NP ओवर NS। ठीक है, और इसी का ऑपोजिट जो कि अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ बट इट इज अंडरस्टूड कि अगर वो लोड प्राइमरी साइड पे लगा हुआ है और मैं उसको सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया, सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पे जब लाएंगे तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज लोड को प्राइमरी साइड से वापस से इस सर्किट को इसमें तब्दील करना चाहूँ जिसमें आइसोलेशन है, तो मैं इस प्राइमरी साइड के लोड को वापस सेकेंडरी साइड पे भी ला सकता हूँ बाय डिवाइडिंग बाय ए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी उस्मान। हाँ सर, ये जब लोड लगा हुआ होगा उधर क्या नाम है सेकेंडरी साइड पे, तभी हम रिफ्लेक्ट करके शो कर सकते हैं ना। विदाउट लोड जो कंडीशन होती है, नो लोड कंडीशन, तब तो नहीं कर सकते। उस्मान सवाल रिपीट करो। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब सेकेंडरी साइड पे कोई लोड लगा हुआ नहीं होगा, नो हम्म लोड कंडीशन होगी, हम्म तो उस वक्त तो रिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकते ना हम कोई भी। नहीं उस्मान, तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है। ठीक है, उस्मान का सवाल ये है कि अगर मैंने सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड नहीं लगा, ठीक है, तो मैं क्या रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ प्राइमरी साइड पे? ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब ये नहीं कर सकते अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, अभी हम सारी बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है इस लोड के अलावा इसकी कोई भी इम्पीडेंस नहीं है, ये जो कॉइल लगा हुआ है। तो जाहिर बात है अगर मैंने कोई लोड भी नहीं लगाया हुआ और इसकी भी अपनी कोई इम्पीडेंस नहीं है, तो मेरे पास यहाँ ले जाने को कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे रियल की, ठीक है, अभी हम रियल मॉडल पे आने वाले हैं। अगर हम रियल मॉडल की बात करेंगे तो चाहे ओपन सर्किट है, ये नहीं भी लगा हुआ, लेकिन ये कॉइल तो मौजूद है ना। और नॉन आइडियल सिचुएशन में इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी होगी और इस कॉइल की इम्पीडेंस भी होगी। इसको मैं रिफ्लेक्ट करके ले जा सकता हूँ प्राइमरी साइड पे यूजिंग द सेम फॉर्म। ठीक है उस्मान, आपका जवाब मिल गया आपको? जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो वी क्लियर दिस एंड वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 2.1। ठीक है, ये एग्जांपल 2.1 मैं आपके लिए फ्लैश भी कर देता हूँ। ठीक है, इसका कंसेप्ट उसी से, वो जो जनरेटिंग स्टेशन और वो सब हमने देखा था। ठीक है, यही डेरिवेशन हमने किया, ये जो अभी खोला हुआ है पेज आपके सामने, 2.15 इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये 2-15 अभी हमने ड्राइव किया। ठीक है, अब हम ये वाला करने लगे एग्जाम्पल 2.1, इसको गौर से पढ़ें। ठीक है, इसमें ये सारे कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे जो अभी लास्ट डेरिवेशन के लिए भी होंगे। A single three-phase power system consists of a 480 volt 60 hertz generator supplying a load of Z load is equal to 4 plus 3J। ठीक है, हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपको उसने वोल्टेज दिया हुआ है 480 वोल्ट। अगर आपको ये नॉर्मल कॉन्वेंशन है कि अगर आपको वो ये नहीं बताए कि ये पीक है या ये RMS है, तो नॉर्मली हम इसको RMS समझते हैं। ठीक है, जैसे आम बोलचाल में हम कहते हैं 220 वोल्ट 220 वोल्ट, क्योंकि हमें पता होता है RMS वैल्यू है, पीक वैल्यू 311 वोल्ट कोई भी नहीं बोलता। इसी तरह से सवाल में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे, दिस इज अंडरस्टूड कि ये RMS है। अगर किसी बच्चे ने ऐसी वैल्यू ली और इसको पीक समझ के उसने सॉल्व करके दिया तो ये उसका कसूर होगा। ठीक है, व्हेन नथिंग इज रिटन डिफॉल्ट इज RMS।
ठीक है। 60 हर्ट्ज जो है ये नॉर्मली यूएस की स्पेसिफिकेशन होती है, पाकिस्तान में क्या इस्तेमाल होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर कभी सवाल मैंने आपको दिया और उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लेकिन मैंने कहा वी आर स्टडीइंग अ पाकिस्तानी सिस्टम, तो अंडरस्टूड है कि आप उसको 50 हर्ट्ज पे सॉल्व करेंगे, नॉट ऑन 60 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है 60 हर्ट्ज तो फिर 60 हर्ट्ज। When nothing is written, it is RMS value. It is supplying a load of 4 plus 3J, यानी कि ये लोड है, कोई घर का लोड इस पे लगा हुआ है 4 plus 3J, और घर का जो लोड होता है वो इंडक्टिव होता है। ठीक है, नाउ प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर्स और ENA की तरह जैसे आप काम करते थे तो किस मोड में लेके आएंगे, इन विच मोड यू विल ब्रिंग योर कैलकुलेटर्स इन, जल्दी बताएं जी। कॉम्प्लेक्स मोड, वेरी गुड। ठीक है, तो टेक आउट योर साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड पुट इट इन द कॉम्प्लेक्स मोड। ठीक है, क्योंकि अब आपके ये क्या कहते हैं, ये इम्पीडेंस सब सिलसिला चलना शुरू हो गया, तो नाउ यू हैव टू मेक यूज ऑफ रेक्टेंगुलर एंड पोलर एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ENA जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको ये पता है ऑलरेडी, तो वो शराफत से अपना कैलकुलेटर निकालें, उसको कॉम्प्लेक्स मोड में ले आए और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द लोड इज 4 plus 3J and it is going through a transmission line of impedance. ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है वो है 0.18 plus 0.24J। ठीक है, इट इज ऑब्वियस कि लोड की इम्पीडेंस ज्यादा होती है और लाइन की कम होती है। ठीक है, क्योंकि वरना लाइन सारा वोल्टेज अपने, यार ये माइक बंद करते हैं, किसने बोला है माइक? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स एवरीवन। माइक जब किसी ने सवाल पूछना है वो खाली जब खोले। ठीक है, तो ये भी चीज ऑब्वियस है कि लोड की इम्पीडेंस ज्यादा होती है और जो लाइन होती है उसकी इम्पीडेंस कम होती है, वरना वो सारा वोल्टेज एनर्जी अपने अक्रॉस ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, द पावर सिस्टम इज एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड अबव। व्हाट विल द वोल्टेज एट द लोड बी, व्हाट विल द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस बी। अब इसका पार्ट ए करने लगे हैं, ये सवाल अब आपके सामने खुला हुआ है। वी आर गोइंग टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो सिस्टम दिया गया है उसने कहा है कि एक 480 वोल्ट, ये ऑब्वियस है कि RMS है, अगर कुछ नहीं, 60 हर्ट्ज सिस्टम है और हम इसमें सारी कैलकुलेशन RMS में कर सकते हैं। अगर इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है और एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लोड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 plus 4J। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है ये है 0.18 plus 0.24। ठीक हो गया। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि जो सिस्टम है लोड पे वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, ही इज आस्किंग यू फॉर द वोल्टेज एट द लोड। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि थोड़ा वोल्टेज इधर ड्रॉप होगा, थोड़ा वोल्टेज इधर ड्रॉप होगा। लोड पे जो वोल्टेज है वो सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकल आएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो कहेगा कि ये बराबर होना चाहिए 3 plus 4J over 3 plus 4J plus 0.18 plus 0.24J into 480। ठीक है, नॉर्मली रेफरेंस हम इसको मान लेते हैं, तो इसको जल्दी से कैलकुलेटर में निकाल के जवाब दें इसका। ठीक है, कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड में अगर आपने कर लिया है, स्टिल यू हैव टू मेक यूज ऑफ दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर में एरर आएगी, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस इन द कॉम्प्लेक्स मोड। आयोटा के लिए उसमें एक सिंबल बना हुआ होता है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स मोड में ले आते हैं कैलकुलेटर को तो वो आयोटा आपका यूज हो जाता है, आयोटा या जे। मैथ्स में आप नॉर्मली आई इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर नॉर्मली जे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपके पास वी लोड आ जाएगा। इसका क्या जवाब आया है, प्लीज आंसर ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो, क्विकली क्विकली क्विकली। ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर। ठीक है, 3 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करें उसी 3 मिनट में, और फिर मुझे जब रीज्वाइन करें तो आप उसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं?